आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा में महुआ मोइत्रा भी हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर शादी कर ली। उन्होंने ओडिशा के पुरी के पूर्व सांसद और बीजेडी नेता पिनाकी मिश्रा से जर्मनी में शादी कर ली। महुआ की उम्र 50 साल है जबकि उनके दूसरे पति पिनाकी मिश्रा 65 साल के हैं। इससे पहले महुआ मोइत्रा की शादी डेनमार्क के फाइनेंसर लार्स ब्रोरसन से हुई थी, जिनसे बाद में उनका तलाक हो गया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन सीमा हैदर और उनके पति सचिन मीणा ने भी सेलिब्रेट किया। इस मौके पर सीमा के परिवार के सदस्य और वकील एपी सिंह भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के सामने गुब्बारे लगाए गए और फिर केक काटा गया। सभी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, साथ ही उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। सीमा हैदर ने कहा कि वो सीएम योगी को अपना आदर्श मानती हैं। राजस्थान के दौसा में एक साध्वी ने अनूठा विवाह किया जिसकी काफी चर्चा हो रही है। हाथरस की रहने वाली 32 साल की साध्वी राधा दीदी ने शिवलिंग को वरमाला पहनाई। साध्वी ने बताया कि उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया। दावा है कि यहाँ ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की परंपरा के अनुसार विवाह कार्यक्रम हुआ। इस दौरान हल्दी मेहंदी की रस्में भी हुई और फिर 7 फेरे भी लिए गए। इस विवाह के बाद उन्हें पूरे संसार को अपना परिवार मानना पड़ता है और समाज सेवा में जुड़ना होता है। इस विवाह में राधा दीदी की माँ प्रेमवती और मामा इंदु कुमार ने कन्यादान किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बार फिर से अलग अंदाज देखने को मिला। दरअसल वो पंजाब के पटियाला में किसानों के साथ खेत में ट्रैक्टर चलाते नजर आए। शिवराज यहां विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत पहुंचे हुए थे। इस मौके पर उन्होंने किसानों से बातचीत भी की, साथ ही खेत में ट्रैक्टर चलाकर धान की सीधी सीडिंग का अनुभव भी लिया। पहले नर्सरी लगा के रोपा लगा के और फिर पानी भर के रोपाई नहीं कर रहे। यहाँ के कई किसान ऐसे हैं जो डायरेक्ट ट्रैक्टर से डायरेक्ट सीडिंग कर रहे हैं, मतलब सीधे बीज बो रहे हैं और इससे पानी बचता है, मजदूरी बचती है, लागत कम होती है और उत्पादन उतना ही होता है जैसे रोपे वाली धान का होता है। तो मैं पूरे हिंदुस्तान के किसानों को पंजाब का ये प्रयोग बताना चाहता हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान वहां केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं। बाद में भूपेंद्र यादव और रेखा गुप्ता समेत कुछ मंत्रियों ने बस में सफर भी किया और प्रदूषण कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का संदेश दिया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर सेना में भर्ती के नाम पर लाखों की ठगी से जुड़ी है। यूपी के मैनपुरी जिले में पुलिस और सर्विलांस टीम ने सेना भर्ती के फर्जी सेंटर का भंडाफोड़ किया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मुख्य आरोपी सेंटर संचालक और महिला असिस्टेंट को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी सेंटर संचालक, जो कि लोगों को अपने ट्रेनिंग सेंटर में फिजिकल ट्रेनिंग देने के बाद आर्मी और पुलिस में नौकरी देने का भरोसा देता था और इसकी एवज में भारी भरकम रकम भी उनसे वसूलता था। ऐसे में जरूरी है कि आर्मी में नौकरी के नाम पर ठगी करने वालों को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। सेना के जवानों के साथ पैंट की जेब में दायां हाथ डालकर और बाएं हाथ में महंगा मोबाइल लेकर सीना तान कर चलते हुए इस शख्स को देखकर आप धोखा जरूर खा गए होंगे। इसे देखकर आपको ऐसा लगा होगा कि ये सेना का कोई बड़ा अफसर है जो देश की सुरक्षा का जिम्मा अपने कंधे पर उठाकर एक सजग प्रहरी की भूमिका निभा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सेना की वर्दी को बदनाम कर रहा है? बीते 4 सालों से मैनपुरी के किसनी इलाके में चलाए जा रहे भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स और हिंदुस्तान रक्षा दल के नाम से ट्रेनिंग सेंटर की आड़ में ठगी का धंधा हो रहा था। नौजवानों को आर्मी की ट्रेनिंग दिलाने के नाम पर खोले गए इन दोनों ही ट्रेनिंग सेंटरों से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी हो रही थी और लाखों रुपए इनसे वसूले जा रहे थे। बीते कई सालों से चल रहे इस ट्रेनिंग सेंटर की आड़ में
ठगी के धंधे की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने तफ्तीश की तो सेंटर से आर्मी के कैप्टन व तमाम अन्य वर्दियां भी बरामद हुई, तमाम फेक डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए। पुलिस का कहना है कि दोनों ही सेंटर का संचालक अरविंद कुमार पांडे और उसकी महिला मित्र थे, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ठगी के इस कारोबार में कुछ और किरदार बाकी हैं, जिनके लिए पुलिस तलाश भी तेज कर दी है और सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश समेत देश के तमाम राज्यों से नौजवानों को मैनपुरी के किसनी इलाके में चल रहे इस बीपीआरएफ और एचआरडी के ट्रेनिंग सेंटर से ठगी का कारोबार हो रहा था। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन इनके साथियों की तलाश अभी भी जारी है। बड़े बड़े टायर, ऊंचे ऊंचे पोल लगे हैं, इसमें रस्से बंधे हैं और निशानेबाजी के लिए शूटिंग टारगेट लगा रखे हैं। इस सब को देखने से किसी को भी लग सकता है कि ये आर्मी का ट्रेनिंग कैंप है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ये ठगी का अड्डा है। सेना में भर्ती की ट्रेनिंग करवाने, नौकरी देने के इस खेल में सैकड़ों युवा फंसे, उनसे करोड़ों रुपए ठग लिए गए। एक सूचना मिली थी कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा कि किसनी में एक सेंटर, कोचिंग सेंटर ऑब्लिक इसको कह सकते हैं कि भर्ती सेंटर टाइप का प्रशिक्षण सेंटर खोला गया था, जिसका उद्देश्य ये बताया जा रहा था कि इसमें अगर आप ट्रेनिंग करेंगे तो इसके बाद आपको, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में सुरक्षा एजेंसी की नौकरी हो या फिर सेना से लेके अन्य जगहों पे जो वैकेंसियाँ निकलती है उसके लिए आपको तैयारी करवाया जाए, जिसमें आपकी नौकरी पक्की है। और इस सेंटर का नाम भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स रखा गया था और इसके जो मुख्य अभियुक्त हैं अरविंद पांडे, वो अपने आप को इस तरह प्रस्तुत करते थे, वर्दी धारण करना, अपने आप को कैप्टन बताना और आई कार्ड वगैरह का यूज करना, जिससे जो अभ्यर्थी है ये भ्रम में आ जाता था कि इस ट्रेनिंग सेंटर में अगर उनके द्वारा प्रशिक्षण लिया जाए तो वो किसी न किसी जॉब में आसानी से क्वालिफाई कर देगा। पुलिस ने इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड अरविंद पांडे और उसके एक असिस्टेंट को गिरफ्तार किया है। मामला सेना से जुड़ा था, इसलिए आर्मी भी एक्टिव हो गई। पिछले 4 साल से इस जमीन पर भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स नाम से ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा था। दावा किया जाता था कि एक फिक्स अमाउंट जमा करने के बाद यहाँ रहने खाने से लेकर ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था होती थी। कहा तो ये भी जाता था कि अगर आर्मी या फिर सेना में नौकरी नहीं मिली तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन करवा दिया जाएगा। एक्चुअली हम ट्रेनिंग सेंटर है और आपकी जॉब की गारंटी है, और इसी भ्रम में कई लड़के आ जाते थे। इनके संपर्क में कुछ दलाल भी होते थे कई स्टेट के, जो इनकी सूचनाओं को तोड़ मरोड़ के लोगों तक पहुंचाते थे और उसके एवज में बच्चे भी इनकी झांसे में आ जाते थे। तो इसमें बहुत मेहनत करने के बाद जितने भी चीज़ें हैं, लैपटॉप है, इनके जो सेंटर में जो चीज़ें हैं, लेटर पैड है, सभी को बरामद किया गया, एनालिसिस किया गया। उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। 2 अभियुक्त हैं, इसके सह-अभियुक्त एक और भी है, सुमित्रा, जो इनके साथ ही इनको सहयोग, जितने भी लेटर पैड वगैरह बनाना, जितना भी ऑफिशियल इनका काम करना था वो सब उनको करती थी। वो उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और जो पता किया गया तो इनका एक अरविंद कुमार पांडे का पहले आपराधिक इतिहास भी रहा है। 420 में आईपीसी की धारा में ये गए हुए भी हैं और अभी भी इन पे जो मुकदमा लिख के जो धाराएं लगनी चाहिए सभी लगा के इन पे कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक 3 जून को तेलंगाना के करीमनगर जिले के अशोक अपने 6 साथियों के साथ किशनी पहुंचे। ये सभी इस ट्रेनिंग कैंप से ट्रेनिंग ले चुके हैं। किशनी थाने में उन लोगों ने ट्रेनिंग कैंप के प्रमुख अरविंद पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसमें अशोक की तरफ से कहा गया कि 21 जून 2024 को यूट्यूब पर एक विज्ञापन देखा। इसमें अरविंद पांडे 2 से 3 लाख रुपए लेकर सीआरपीएफ, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी की ट्रेनिंग देने के बाद नौकरी लगवाता है। मेरे कहने पर सागर, चंद्रशेखर, श्रीकांत, रवि तेजा, विजय और लक्ष्मण ने 1,20,000 रुपए ऑनलाइन और फिर 1,30,000 रुपए नकद देकर एडमिशन करवाया। लेकिन 3 महीने बीतने के बाद भी न किसी की नौकरी लगी और न ही किसी को पैसा वापस दिया गया। देखिए 90,000 तो ये बताते थे, लेकिन जब पूछताछ की गई तो 90,000 तो इनका फी था, लेकिन अगर इससे कम में भी लोग अगर आते तो ये रख लेते थे। पुलवामा में आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक मामला पता चला है
अपराधी हैं। सर पुलवामा में जो आतंकी अटैक हुआ था उसमें भी जो आतंकी थे वो सेना की वर्दी में बताए गए थे। क्या जैसे चौराहे पर चल रहा था, इसकी कोई परमिशन वगैरह ली गई थी या 7 मिनट की बात है? देखिए, ये जो ट्रेनिंग सेंटर है, अगर इसको देखा जाए तो इसकी ऑथेंटिसिटी तो प्रश्नवाचक चीज़ है, क्योंकि खुद ये वर्दी पहन रहा था और आई कार्ड यूज कर रहा था और अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करता था कि जैसे ये कैप्टन है। तो जो अभ्यर्थी थे, जो प्रशिक्षण लेने के उद्देश्य से इनके पास छात्र जो भी छात्राएं आते थे, तो उन्हें यही लगता था कि ये बिल्कुल एक व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए सक्षम है और इनको नॉलेज है। आरोपी अरविंद अब फोन नहीं उठाता है। ऐसा लगता है कि अरविंद कुमार पांडे सेना की वर्दी पहनकर लोगों को गुमराह और धोखाधड़ी कर रुपए ऐंठता है। पीड़ित अशोक की इस एफआईआर के बाद पुलिस एक्टिव हुई। किशनी थाने से करीब 2 किलोमीटर दूर चल रहे इस गिरोह के सरगना अरविंद कुमार पांडे और उसके असिस्टेंट सुमित्रा सेनापति को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से नकली दस्तावेज, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, आईडी कार्ड, नकली गन, लैपटॉप, मोबाइल, यूनिफॉर्म समेत भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ। देखिए, ट्रेनिंग सेंटर ये जो पूछताछ की गई है तो इनका एक लिंक मिला फरीदाबाद में, जहाँ ये दावा करते थे कि नहीं, हमने सारी जो डॉक्यूमेंटेशन से लेके हर कुछ फरीदाबाद से कराया है। वहीं से इनको आइडिया भी मिला है और ये फिर उसी के आधार पे इन्होंने एक नाम वगैरह भी रखा है। लेकिन आप देखेंगे, जब हर एक चीज़ का समग्रता से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनके द्वारा वर्दी पहनना, इनके द्वारा आई कार्ड का यूज करना, इनके द्वारा यूट्यूब का ये करना और प्लस जितने भी आपके लेटर्स वगैरह ये इस तरह ये अपने प्रोजेक्ट करते थे कि इसकी ट्रेनिंग प्री ट्रेनिंग है, बिफोर जैसे ट्रेनिंग किसी सरकारी नौकरी की होती है, जहां से ये करने के बाद आपकी नौकरी लगभग पक्की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अरविंद देश के 5 राज्यों तक सेना में नौकरी का झांसा देकर पैसे ऐंठता था और इसके जाल में फंसकर यूपी, उत्तराखंड, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान और ओडिशा तक के नौजवान नौकरी का सपना लेकर पहुंच जाते। शुरुआत में इनके द्वारा बताया कि मैंने निःशुल्क दिया था यहीं के स्थानीय लोगों को। बाद में इन्होंने फ़ी की और जैसे कि मैंने बताया कि यूट्यूब आदि के माध्यम से प्रचार करने लगे तो लोग आने लगे, तो उनसे ये जो 90,000 के करीब इन्होंने एक लोगों पे फ़ी रखा था। तो सर कितने गिरोह में शामिल हो गए? देखिए, बेसिकली 2 लोग को तो अभी भेजा जा रहा है और यही 2 मेन अभियुक्त हैं। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि ये किनके संपर्क से के माध्यम से अन्य अभ्यर्थियों से या फिर छात्र छात्राओं से संपर्क कर रहे हैं। इनको भी हम लोग डिटेल चेक कर रहे हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि आर्मी में नौकरी दिलाने के नाम पर आरोपी अरविंद पांडे ने करीब 600 युवाओं से 18 करोड़ की ठगी की है। आरोपी ने भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स यानी BPPF और हिंदुस्तान रक्षा धर्म के नाम से 2 ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे थे। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह की जड़ें मैनपुरी, नोएडा, उत्तराखंड तक फैली हुई थी, जहां पहले भी इसी तरह के फर्जी केंद्र चलाए जा चुके हैं। पुलिस ने आरोपी अरविंद और सुमित्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 338, 336(3), 340(2), 205 BNS, भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह अधिनियम की धारा 11 और प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट की धारा 20(2)(21) के तहत केस दर्ज कर लिया है। जाहिर है, आर्मी ट्रेनिंग सेंटर के नाम पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उनसे तैयारी कराने के नाम पर लाखों रुपए की वसूली की जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि आर्मी में नौकरी के नाम पर ठगी करने वालों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह के साथ संतोष कुमार, गुड न्यूज टुडे। बिहार में तेजस्वी यादव की सीएम नीतीश को चिट्ठी, आरक्षण को बढ़ाकर 85% करने की मांग। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जम्मू कश्मीर को बड़ी सौगात देंगे। दरअसल पीएम इस दौरान चिनाब रेलवे पुल का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी तैयारियों का जायजा लिया। इस पुल से पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इसके जरिए दिल्ली सीधे कटरा के रास्ते कश्मीर से जुड़ जाएगी। इसके साथ ही कटरा से श्रीनगर तक 2 वंदे भारत स्पेशल ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। दावा है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ये पुल जम्मू कश्मीर में उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का हिस्सा है। इस ब्रिज को पूरा होने में करीब 22 साल लगे हैं। ये 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है, जिसे भूकंप और हवा की हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार किया गया है।
आरसीबी के जश्न के दौरान हुए बेंगलुरु भगदड़ मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों को नोटिस भेजा और 10 जून तक जवाब तलब किया। अदालत ने साफ किया कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाएगी और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे इस मामले की जाँच CID को सौंप दी गई है। अयोध्या में राम दरबार समेत 7 मंदिरों में देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हो गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान CM योगी और दूसरे साधु संतों ने वहां सभी देवी देवताओं की आरती की। वैसे आज ही CM योगी आदित्यनाथ का भी जन्मदिन है, लिहाजा उन्होंने राम दरबार में साधु संतों के बीच अपना ये जन्मदिन मनाया और रामलला का आशीर्वाद भी लिया। फिर शाम में उन्होंने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पूजा की। उत्तराखंड के चमोली में रत गांव को जोड़ने वाला निर्माणाधीन बेली ब्रिज टूट गया। कुछ साल पहले गांव को जोड़ने वाला मोटर पुल प्राणमती नदी की चपेट में आने से बह गया था, जिसके चलते यहां से आवाजाही करना स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा था। ऐसे में अब ये बेली ब्रिज बन रहा था, लेकिन निर्माणाधीन बेली ब्रिज जिसकी लंबाई 60 मीटर थी वो अचानक टूट कर गिर गया, जिसके बाद DM के आदेश पर ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और जवाब भी तलब किया। हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज समेत देश भर में गंगा दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं और संतों ने नदियों में आस्था की डुबकी लगाई। आज ही मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, जिसे गंगा दशहरा के रूप में मनाए जाने की परंपरा है। हिंदू पंचांग के मुताबिक गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहाँ आज हम आपको लिए चलेंगे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, जहां पर 326 अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड हुई, जिसके बाद इन्हें भारतीय सेना में शामिल किया गया। इनमें से कई अग्निवीरों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई थी। अब इन सैनिकों को लाइन ऑफ कंट्रोल और देश के दूसरे सुरक्षा मोर्चों पर तैनात किया जाएगा। तस्वीरें ऐसी कि हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। ट्रेनिंग की तमाम चुनौतियों को पार कर ये जवान देश की सेवा के लिए अब तैयार हैं। ये वो अग्निवीर हैं जो मुश्किल हालात से निपटने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कश्मीर की सरजमी पर 326 नए सपूत देश की सेवा के लिए तैयार हो चुके हैं। ये वो अग्निवीर हैं जिन्होंने वर्दी पहनकर न सिर्फ जज्बा दिखाया बल्कि मां भारती की रक्षा का संकल्प भी लिया। श्रीनगर के जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर में आज 326 नए युवक भारतीय सेना में अग्निवीर के तौर पर शामिल हुए। मेरे पीछे हो रहे इस पासिंग आउट परेड में जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों के ये सैनिक भारतीय सेना का हिस्सा आज से बनने जा रहे हैं। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने अपना काम तो 1947 में तब शुरू किया था जब पाकिस्तान के कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर दावा बोला था, लेकिन तब ये सेना नहीं बल्कि एक मलेशिया थी और कश्मीर मलेशिया के नाम से प्रसिद्ध थी। उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ जो भी चुनौतियां जम्मू कश्मीर में सामने आई, चाहे सीमा पर चाहे नियंत्रण रेखा पर, उसको कुचलने के लिए जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री आगे आगे थी। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के साथ सेना के इस रेजिमेंट ने बहुत कारनामे किए। सीने में गर्व, आंखों में भविष्य की चमक और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा और हौसला इन अग्निवीरों के चेहरों पर साफ झलक रहा है। 326 अग्निवीरों ने एक स्वर में देश के लिए मर मिटने का प्रण लिया है। ये सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि एक उम्मीद है, हौसला है और आने वाले भारत के प्रहरी हैं। इनके कदम जहां पड़ते हैं वहां देश का मान और तिरंगे का अभिमान बढ़ जाता है। देश की सुरक्षा, वर्दी का सम्मान और बलिदान के लिए हर पल तैयार रहने की कसम इन अग्निवीरों ने खाई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये अग्निवीरों का पहला बैच है जो सेना में भर्ती को पूरी तरह तैयार है। जाहिर है मौका खुशी और गर्व का है। ऐसे में इन जवानों के माता पिता के चेहरों पर खुशी भी साफ जाहिर है। बड़ी खुशी है,
हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें ये मौका मिलता कि हमारे बच्चों को ऐसे स्टेज पर आकर सिखलाया जाता है, अपने मुल्क के लिए तैयार किया जाता है, मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार किया जाता है। इसके लिए हम जो भी पहला मिलिट्री फोर्स है, सिक्योरिटीज़ है या हमारा मुल्क है, तो हमें बहुत बड़ी खुशी है इस बात की। इस पीओपी परेड में मेरा लड़का पासिंग आउट हो रहा है, तो काफ़ी खुशी है हमें, तो इसीलिए हम परेड देखने के लिए आए हुए हैं। तो लड़का है यहाँ पे परेड में, तो काफ़ी खुशी है। ऑपरेशन सिंदूर ने जिस भरोसे को जन्म दिया था, अब वो विश्वास इन नए अग्निवीरों की कस्मों में बदल गया है। जम्मू कश्मीर की वादियों से निकले ये सिपाही अब सरहद की सबसे मजबूत दीवार बनने को तैयार हैं। कश्मीर की वादियों से उठी ये अग्निशक्ति अब दुश्मनों के लिए चेतावनी है। अशरफ वानी, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। गुरुवार को शेयर बाजार में मजबूती देखने को मिली। सेंसेक्स 444 अंक चढ़कर 81,442 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 131 अंकों पर चढ़ा, ये बढ़कर 24,751 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में उछाल आई। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 430 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 99,690 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी के दाम 2,000 रुपए बढ़े। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,04,100 रुपए के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 7 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 80 पैसे हो गई। न्यूज वक्त के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर की। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर बरसों से हिंदुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यूपी सरकार की ओर से यहां कॉरिडोर बनाने की तैयारी है और इसको लेकर अध्यादेश भी जारी कर दिया गया है। लेकिन मंदिर की सेवा करने वाला गोस्वामी समाज इस अध्यादेश को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और इसका लगातार विरोध कर रहा है। पूरा गोस्वामी समाज एक सुर में कह रहा है कि बांके बिहारी मंदिर में ना ही न्याय की आवश्यकता है और ना ही कॉरिडोर की। यही नहीं, सेवायतों ने धमकी दी है कि अगर सरकार ने उनकी बातों को नहीं माना तो वे ठाकुर बांके बिहारी को यहां से लेकर कहीं और पलायन कर जाएंगे। हमारे सहयोगी मदन गोपाल शर्मा ने गोस्वामी समाज के कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। गोस्वामी जी, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मामला है? देखिए, हम तो ये चाहते हैं जिस तरीके से बिहारी जी की व्यवस्था पूर्व में चल रही थी, मंदिर का प्रबंधन, मंदिर के 4 गोस्वामी और 3 अन्य लोग बाहर के जो चुने जाते थे, जिसका मामला न्यायालय में लंबित है, उसी तरीके से चलना चाहिए। सरकार को पहले तो इस चीज में कोई हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए, सरकार का अधिकार भी नहीं बनता। ये गोस्वामियों की एक निजी मंदिर है, जिसमें हम पिछले 550 वर्ष, ये मंदिर तो लगभग 280 वर्ष पूर्व बना है, हम 550 वर्ष से ठाकुर जी की वंश परंपरा में या ठाकुर जी के सेवायत हैं। हम किसी के वेतन के पुजारी नहीं बन सकते। हम अपने ही धन से ठाकुर जी की सेवा पिछले 300-400 वर्ष करते रहे। ये जो व्यवस्था आपको दिख रही है, आज वैभव दिख रहा है, ये हमारे पूर्वजों का परिश्रम है। जिस सुलखान सिंह रिपोर्ट का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, उस सुलखान सिंह रिपोर्ट में 3 तरीके की व्यवस्थाएं थी। हमारी बात ये थी कि आप जो पहले और दूसरे तरीके की व्यवस्था थी, आपने उसमें कोई इंप्लीमेंट नहीं करा, कोशिश भी नहीं करी, यहाँ उससे संबंधित कोई बात नहीं करी। आपने सीधे ले जाकर के तीसरा कर दिया और करो विस्फोट करो, सब तोड़ो फेंको, जैसा कि ये बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है कि बस बुलडोजर लाओ और तोड़ दो और तोड़ने के बाद आधिपत्य जमा लो। बस उन्होंने उस पर आकर के दे दिया। हमने कोर्ट से यही रिक्वेस्ट करी थी कि साहब, इसके अंदर ये जो 2 व्यवस्थाएं और हैं, उनको लेकर के व्यवस्था शुरू करवा दी जाए, तब हम कंसेंट देते हैं कि अगर तब भी नहीं कोई बात बनती है तो फिर कॉरिडोर की निर्माण की बात है। आप जब बिहारी जी मंदिर के कोष से देने की बात कर रहे हैं, अरे तो वही तो बात है, हम तो कह रहे हैं भाई कोष ही ले लो, और क्या चाहोगे, हम यहाँ से विस्थापित हो जाते हैं। क्या नुकसान होगा अगर कॉरिडोर बनता है और ट्रस्ट बनता है? सर, नुकसान ही नुकसान है, फायदा क्या है? जहाँ भी कॉरिडोर आज तक बने, तिरुपति बालाजी ले लो, उज्जैन ले लो, बनारस ले लो, क्या वहाँ पे हादसा नहीं हुआ? तिरुपति जी पे अभी हादसा हुआ है, अभी भी लोग मरे हैं। महाकाल में भी हुआ है, बनारस में भी अभी कुछ दिन पहले मरे हैं। तो ये कॉरिडोर की विकल्प थोड़ी है, बहुत सारे रास्ते हैं।
सबसे बड़ा नुकसान तो भैया ठाकुर जी की सेवा पूजा का है। जो हमें विरासत में सेवा पूजा मिली है, स्वामी हरदास जी के समय से जो पूजा पद्धति चली आ रही है, आज भी उसी क्रम में पूजा पद्धति चलती है। नए लोग आएंगे, नया ट्रस्ट बनेगा, नए जो पुजारी घोषित होंगे वो कैसे पूजा कर सकते हैं? जो भाव हम लोगों के अंदर है, जन्मजात है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो पूजा करते आ रहे हैं, उसमें विघ्न पड़ेगा। सबसे पहला नुकसान तो ये है। उसके बाद जो नुकसान होगा वो बात की बात है, ठाकुर से वाला कोई नुकसान नहीं है। कहते हैं कि भीड़ बहुत बढ़ गई है, इस कारण ये सारा कुछ किया जा रहा है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। भीड़ नियंत्रित नहीं हो रही है। नहीं, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे। ये भी बोला गया था, एक ऑप्शन था कि सीमित लोगों को बुलाया जाए, सीमित परमिशन दी जाए, या मंदिर के अंदर भोग प्रसाद जो व्यवस्था होती है उसके लिए गलियों के बाहर 4-5 काउंटर बना दिए जाए, वहाँ पे भोग प्रसाद की व्यवस्था की जाए। मंदिर का भोग भंडार हो, वहाँ से प्रसाद लिए जाए, मालाओं को रोक दिया जाए। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें व्यवस्था हो सकती है। ये तो आखिरी वाला ऑप्शन था जो पहले आ गया है। इसी के साथ न्यूज़ पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।